Hello students, today our class is about statics. आज हम स्टैटिक्स क्लास के बारे में बात करेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो पहली चीज़ तो आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिक्स, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, कि एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना ही स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का मतलब होता है टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। स्टैटिक्स मीन्स दैट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना ही स्टैटिक्स कहलाती है। अब यहाँ हम बात कर चुके हैं स्टैटिक्स की, बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में काफी सारे टर्म्स आने वाले हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज की जो हमारी बेसिक क्लासेस होंगी वो सिर्फ मीन पे बेस होंगी। उससे पहले कुछ स्टैटिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि स्टैटिक्स होती क्या है, स्टैटिक्स के नियम क्या हैं, स्टैटिक्स फाइंड कैसे की जाती है, स्टैटिक्स का वास्तविक अर्थ होता क्या है। तो हम बात करते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। तो स्टैटिक्स इज अ इंफॉर्मेशन, स्टैटिक्स इज अ इंफॉर्मेशन दैट इज कैटेगराइज्ड। कि स्टैटिक एक सूचना होती है जो कि क्या होती है, कैटेगराइज की जाती है, श्रेणियों में उसको वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अ डेटा स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स a group of data, a group of data that is categorized, that is categorized, that is categorized called statistics, called statistics। कि क्या कहलाएगी आपकी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। अब यहाँ एक टर्म आता है डेटा की। डेटा होता क्या है, तो डेटा की अगर बात करें तो डेटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन। डेटा मींस रॉ इंफॉर्मेशन। रॉ इंफॉर्मेशन का मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनप्रोसेस्ड हो। रॉ मीन अनप्रोसेस्ड, कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनप्रोसेस्ड है उसको प्रोसेस में लाके सूचनाओं का सही संप्रेषण करना ही क्या कहलाती है, हमारी स्टैटिक्स कहलाती है। अब जब डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा हमारा जो होता है वो टू टाइप्स होता है। तो डेटा है, डेटा इज ऑफ टू टाइप्स। कि जो डेटा हमारा है वो कितने तरीके से, दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। सेकेंड वन इज सेकेंडरी डेटा। पहला तो हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अब अगर हम बात कर रहे हो प्राइमरी डेटा की, प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, तो प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा, प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा which is obtained by self investigation। कि ऐसे डेटा जिनको सेल्फ इन्वेस्टिगेट करके प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे डेटा क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा की एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है कि प्राइमरी डेटा होते क्या है। प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। एक ऐसा डेटा जिसको सेल्फ इन्वेस्टिगेट करके प्राप्त किया जाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। तो अगर प्राइमरी डेटा को डिफाइन करना हो, जैसे कि टू नो अबाउट someone like their age, their father's name, their complete intro। तो अगर उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज के बारे में अगर हमें जानना है तो हम सीधे क्या करते हैं, उसी व्यक्ति से पूछ लेते हैं। या किसी क्रिमिनल केस की जानकारी की, अगर मान लेते हैं कोई मर्डर वगैरह हुआ तो उस मर्डर की जानकारी कैसे करते हैं, सेल्फ इन्वेस्टिगेट करके करते हैं, ना कि दूसरे से पूछ के हाँ कैसे हुआ या क्या हुआ। तो प्राइमरी डेटा को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा, प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा which are obtained
which are obtained by self investigation, by self investigation, which are obtained by self investigation. For example, to know about someone, to know about someone personally. अब प्राइमरी डेटा है तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है। तो पहले इसकी जो मेरिट है, वो मेरिट की अगर बात की जाए प्राइमरी डेटा की, तो प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा आर मोर रिलायबल, क्योंकि प्राइमरी डेटा है ये भरोसेमंद होते हैं। क्यों भरोसेमंद होते हैं? क्योंकि इनको सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ इन्वेस्टिगेशन एंड दैट्स व्हाई प्राइमरी डेटा आर मोर रिलायबल देन सेकेंडरी डेटा। कि जो प्राइमरी डेटा होते हैं वो सेकेंडरी डेटा से काफी ज्यादा क्या होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। तो सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा, secondary data are those data which is obtained by secondary data are those data which are obtained by other sources like newspapers, magazines, government publications। कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई मैगजीन्स निकाल दी, उस मैगजीन्स में क्या कहा कि ये कोविड-19 के इतने केसेस हैं, 1,92,240। तो ये हमारे सेकेंडरी डेटा हैं, इसको हम लोगों ने क्या किया, खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, इसलिए ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो इसमें इसको डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं एक लाइन कि सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा, सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा विच आर ऑब्टेन्ड बाय अदर्स, जिनको हम अन्य सोर्सेज, अदर सोर्सेज जिनको हम अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे डेटा हमारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा which are obtained by other sources called secondary data, इसमें दी मेरिट्स है, मेरिट्स भी हैं। तो मेरिट्स में इसकी मेरिट्स में अगर बात की जाए कि इसके मेरिट्स क्या हैं, तो इसकी पहली मेरिट्स ये है कि इट इज लेस एक्सपेंसिव। ये क्या होते हैं, ये काफी सस्ते होते हैं, यानी बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, बहुत ही कम महंगे होते हैं। इट कैन बी गेट बाय बिकॉज इट कैन बी गॉट बाय न्यूज़पेपर्स, other magazines, etc. For example, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, क्या विश्व हंगर इंडेक्स अगर जारी होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हम सेल्फ इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि कौन सा देश, किस देश में कितनी ज्यादा भुखमरी है। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट में अलग अलग कंट्रीज की क्या करता है, डेटा को इंक्लूड करता है और वो हमारे सामने क्या करता है, उसको जारी कर देता है। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया सेकेंडरी डेटा। या हम बात करें गवर्नमेंट मैगजीन्स, ये होगी। हमारा आज का मेन टॉपिक है जो हम बात करने जा रहे हैं मीन पे। मीन होता क्या है, मीन को फाइंड कैसे करेंगे, मीन के फाइंड करने के कितने तरीके हैं, इन सब बातों पे यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है।
हम इसको मीन कहें या अर्थमेटिक मीन कहें, मीन कहें या फिर अर्थमेटिक मीन कहें। मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मीन होता क्या है, इस बारे में पहले बात करें कि मीन होता क्या है। तो हम बात कर रहे हैं एवरेज निकालते हैं, एवरेज यानी औसत निकालते हैं। तो औसत निकालते समय हम क्या करते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, कि जो सभी प्रेक्षण हैं, जितने प्रेक्षण किए गए हैं उनका सम, और जितने प्रेक्षण किए गए हैं उनकी संख्या। तो प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से अगर विभाजित कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा। या हम कह दें कि मीन निकालना किसी चीज का औसत निकालने जैसा है, मीन निकालना किसी चीज का औसत निकालने जैसा है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके हैं जिससे हम मीन को फाइंड कर सकते हैं। एक तो मेथड आपको सबको पता होता है कि एवरेज यानी औसत जैसे निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है कि औसत बराबर सभी का योग बटे संख्या। तो यहाँ पे प्रेक्षण होते हैं, मीन में क्या होंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो होंगे, जो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन होगा उस ऑब्जर्वेशन का सम बटे ऑब्जर्वेशन की जो संख्या होगी उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं the ratio to find the average, to find the average, to find the average of the given numbers, of the given observation, of the given observation called mean। ये क्या कहलाएगा, मीन कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। इसको एक्स बार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, इसका एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं अभी की होता क्या है, क्या चीजें कैसी हैं, कैसे इसको करना है, तो इन सब बातों में अगर बात कर रहे हैं तो हमारे लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि x बार इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उन सबका सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ observation, number of observation, sum of total observation divided by number of observation। Is it clear? दूसरा, अब हमारे पास तो ये तो पहला मेथड था कि जिससे हम क्या करते थे, डायरेक्ट क्या करते थे, मीन निकाल लेते थे। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उन नंबर्स को आपस में ऐड करके उनका क्या करते थे, मीन निकालते थे। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, दूसरी कंडीशन हम मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो डायरेक्ट मेथड में x बार की वैल्यू होगी, x बार इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ fi xi where I equals to 1 to n divided by summation of I equals to 1 to n fi। अब जो ये fi है ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स, और xi जो है वो मिड वैल्यू है या फिर क्लास मार्क है। I की वैल्यू 1 से n तक जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी संख्या को लिखा जाएगा I equals to 1 से n तक। अब n हमारा जहां पे समाप्त हो रहा है 10 है, 5 है, 9 है, 10 है, जितना भी हो। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड हमारा क्या रहता है, assumed mean method। assumed mean method इसको रिप्रेजेंट करते हैं x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n fi di डिवाइड बाय समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n fi। ये हमारा क्या है,
अज्यूम्ड मीन मेथड है, ये हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरे चौथे मेथड की हम बात करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और इस मेथड में बात करते हैं x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n fi ui डिवाइड बाई समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n fi into h। ये इतना फॉर्मूला है हमारा। ये इतने मेथड हैं जिससे मीन को फाइंड किया जा सकता है, ये इतने मेथड है जिससे मीन को फाइंड आसानी से किया जा सकता है। अब इन सबका एक ही का अर्थ बता दिया था कि इन चीजों का मतलब क्या हुआ। ए का मतलब हुआ assumed mean, A equals to assumed mean। fi का मतलब हुआ frequency of the model class, frequency of the model class। xi का मतलब हुआ क्लास मार्क, d यानी डेविएशन ऑफ द मॉडल क्लास, डेविएशन ऑफ द क्लास। h का मतलब होता है width ऑफ द इंटरवल, width ऑफ द इंटरवल। अब अगर क्लास मार्क निकालना हो तो क्लास मार्क क्या करते हैं, xi की वैल्यू x इक्वल टू होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट डिवाइड बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। h निकालने के लिए क्या करते हैं, h इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेविएशन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, डेविएशन की वैल्यू अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहें तो d इक्वल्स टू हो जाता है हमारा x माइनस a। यानी हम क्लास मार्क में से क्या करेंगे, assumed mean को सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्लास मार्क से assumed mean को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, डेविएशन निकल के आएगा। और अगर u की वैल्यू निकालनी है तो u बराबर होता है d by h। इट मींस दैट x minus a by h। तो ये तो जो लेक्चर था ये हमारा मीन पे था कि हाउ टू फाइंड मीन, मीन को कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स बनाते चल सकते हैं। और आप अपने कमेंट्स हमको अपने कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं कैसा है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके ये समझते हैं कि मीन को फाइंड कैसे करेंगे या मीन कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं।
चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कुछ डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डेटा लेते हैं जिसमें इंटरवल कुछ लेते हैं और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। इंटरवल लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। फ्रीक्वेंसी मिलेगी 12, 14, 6, 8, 10, 7। ये भी फ्रीक्वेंसी ले ली गई। तो सीआई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी है? 12, 14, 6, 8, 10, 8। अब ये डबल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, या 8 को हटा दीजिए तो दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 16। यहाँ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 16। तो सीआई मान दे रखा है, इसको क्या है? हाउ टू फाइंड मीन, हाउ टू फाइंड मीन, हाउ टू फाइंड मीन। अब जब मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो सबसे पहले चीज क्या निकलेंगे? मेरे पास सीआई है, एफ है, तो यहां से हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है, ताकि हम क्या निकाल सकें? एफ एक्स निकाल सकें। अभी हमको एज्यूम नहीं, पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 तक है। हम फ्रीक्वेंसी नोट कर ले रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये फ्रीक्वेंसी 12 है, ये 14 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 16 है। यहाँ पे टोटल ले लेते हैं। अब x निकालना है तो x क्या करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है? 10 है, और लोअर लिमिट 0। तो 10 में 0 ऐड होगा तो कितना? 10, 10 एंड हाफ कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 10/2, 10/2 की वैल्यू 5। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो 20 में 10 ऐड होगा तो 30, 30 में 30 को डिवाइड करेंगे 2 से 15। अब यहाँ से यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा, कितने का मिलेगा? 10 का मिलेगा। तो 5 में 10 ऐड होगा 15, 15 में 10 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 25, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35, 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45, 45 में 10 ऐड करेंगे तो 55। ये हो गया x की वैल्यू 55। अब f को क्या करें? x से मल्टीप्लाई कर लें, f को x से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा? fx मिल जाएगा। तो 12 5 जा 60, 14 5 जा 70, 0 यानी 7 कैरी, 14 बन जा 14 और 7 कितना जाएगा? 21, 210। 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 8 को 35 से तो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28। 10 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, और 16 को 55 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 16 5 जा 80,
कि 0 8 कैरी 16 5 का 80 80 में 8 ऐड होगा तो 888। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ fx निकाल सकते हैं। 0 0 0 0 0 ये 0 हो जाएगा, 6 में 1 आएगा, 7 7 में 5 12 12 में 8 20 20 में 5 25 25 में 8 तो 33 3 कैरी 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 4 12 12 8 20 2 0 3 0। और यहाँ से समेशन ऑफ f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 26 26 2 कैरी 1 में 1 ऐड होगा 2 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड होगा 3 3 में 1 ऐड होगा 4 और 4 में 2 ऐड होगा तो 26, ये 26 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x bar equals to summation of fx divided by summation of f 2030 divided by 26, x bar equals to ये हो जाएगा 2 13 जा 26 2 0 1 जा 2 2 0 जा 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1015 divided by 13, this implies that x bar equals to 13 13 से मिल गया 91 91 में 10 ऐड होगा तो 105 13 मिल गया 104 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा 13 0 जाए 0 फिर 100 हो जाएगा 13 से 78.07 is the mean of the given information. 78.07 is the mean of the given information. नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों। तो डायरेक्ट मेथड से आंसर में कितना मिला, x बार इक्वल टू 78.07। ऐसे ही क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन्स निकालते समय सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमारा x होगा वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो हाईएस्ट है। तो इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अगर रहती है, 3 ऊपर की छोड़ देंगे, 3 नीचे के, 1 2 3 और 1 2 3, 2 ऊपर की छोड़िए और 2 नीचे से बचेगी 2 फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, इन दो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा इसमें 35 मार्क्स आ जाएगा, अज्यूम्ड मीन हो जाएगा 35 इक्वल्स टू a, 35 इक्वल्स टू a। इज इट क्लियर? तो यहां से निकाल लेंगे वैल्यू, यहां से d की वैल्यू निकाल लीजिए। d इक्वल्स टू होता है हमारा x माइनस a, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, fd निकालेंगे। अब d इक्वल्स टू x माइनस a जब करेंगे तो 5 में 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिल जाएगा, -30। 15 में 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, और 3 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा -20। 25 में 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 0, और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 1, और साइन किसका, माइनस का। 35 में 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, 45 में 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 में 3 जाएगा तो 1 प्लस 10, और 55 में 35 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू कितनी जाएगी, +20। 5 में 3 2, और 5 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें, जिसको f और d को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी
उसका सम निकालेंगे, यानी समेशन ऑफ एफडी निकालेंगे। और अज्यूम हमारा पता ही कितना है 35 है, तो f को d से मल्टीप्लाई करिए, 12 f है, d कितना है -30, तो 12 से या 36 यानी -360, 14 तो या -28 यानी -280, 6 10 या यानी -60, 8 0 0, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +100, और 16 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा +320। अब माइनस वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लेते हैं और प्लस वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो 0 में 0 ऐड होगा 0 0, ये 0 आ जाएगा, 6 में 8 ऐड होगा तो 14 में 6 ऐड होगा तो 20, 0 2 कैरी, 3 2 5 2 7 -700, 0 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड होगा तो 2, 3 में 1 ऐड होगा तो 4, यानी 420 प्लस में। अब 700 में 420 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 हो जाएगा, और 6 में 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये -280 आ जाएगा, कितना जाएगा -280। अब ये हमने क्या रीजन कर रखा था, नाउ x bar इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fd डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। a की वैल्यू कितनी है 35 प्लस समेशन ऑफ fd की वैल्यू कितनी है -280, और समेशन ऑफ f कितना है 26 है, 213 या 26, 214 या 100, ये 35 प्लस माइनस -140 डिवाइड बाय 13, दिस इंप्लाइज दैट x bar इक्वल्स टू 13 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 या 65, 6 कैरी, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 या 39 प्लस 6, 39 में 6 ऐड होगा तो 9 में 6 ऐड होगा तो 9 6 15, 1 कैरी, 3 1 4 45, तो 45 -140 डिवाइड बाय 13, x bar इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा 5 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 डिवाइड बाय 13। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे और आंसर ले आएंगे। आंसर कितना हो जाएगा 78.07, तो यहां से इसको आप कर लीजिएगा, ठीक ऐसे ही करना है, क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके डेविएशन मेथड की बात करेंगे, और जब इसके डेविएशन मेथड की बात करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करते रहिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन बराबर मिलती रहे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगली क्लास में हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की, कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को कैसे फाइंड किया जाए। उसके बाद बात करेंगे मीडियन की, कि मीडियन को कैसे फाइंड किया जाए। फिर मोड की बात करेंगे, मोड को कैसे फाइंड किया जाए। फिर इसके ग्राफिकल मेथड से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ को ड्रॉ करने की बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय।